दोस्तों, आज है 4 जुलाई 2025 और डेली की तरह हम आज फिर से अपने न्यूज़पेपर एनालाइज बात करेंगे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस पूरी तरीके से करेंगे और देखेंगे कि क्या है आज की इम्पोर्टेंट खबरें जो हमारे पेपर से रिलेटेड हो सकती हैं और जो पिछले पेपरों में पूछी गई हैं, और समझेंगे कि कैसे करंट को अपने सिलेबस से रिलेट करना है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं। चलिए, तो कौन कौन सी खबरों पर हमें फोकस करना चाहिए और किस पर नहीं। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट खबरों के साथ हाजिर हैं। आज का पेपर शुरू करते हैं, तो समय को अपना नहीं गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं टॉपिक से, जिसमें पहला टॉपिक है भारत घाना संबंध। हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। भारत घाना संबंध, देखिए, घाना जो है वह स्वतंत्र हुआ था 1957 में, और तभी से इंडिया के घाना से संबंध स्थापित हुए। घाना का औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता हासिल करने वाला जो है वो पहला अफ्रीकी राष्ट्र बना था, और यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भी शामिल है। अगर हम इसके राजनीतिक संबंध की बात करें तो आपसी संबंध पर आधारित गर्म और मैत्रीपूर्ण संबंध है। यहाँ के दौरे पर राष्ट्रपति भी गए हैं, हमारे अब्दुल कलाम जी 2004 में, और उपराष्ट्रपति भी 2016 में गए हैं। घाना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट का समर्थन भी करता है। आर्थिक और व्यापार संबंध की बात करें तो द्विपक्षीय व्यापार जो कि $2 बिलियन है, भारत निर्यात करता है क्या क्या चीज़ है, तो फार्मास्यूटिकल्स, वाहन, मशीनरी, और वहीं क्या आयात करता है, तो सोना, कोको और लकड़ी। देखेंगे कि भारत जो है वो घाना में सबसे बड़े निवेशकों में से एक माना जाता है। इसने टाटा में, एयरटेल, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी कंपनियों के माध्यम से निवेश किया है। अगर हम विकास और तकनीकी सहयोग भी देखें तो यह जो है वो भारत में पानी और बिजली, कृषि परियोजनाएं हुई, इन सब के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करता है। और एक परियोजना भी लागू की है जो कि जिसका नाम है पैन अफ्रीकी ई नेटवर्क, और आईटीसी और आईसीसीआर योजनाओं के तहत छात्रवृत्तियां भी देता है। अब हम देखेंगे कि सांस्कृतिक लिंक क्या बैठती है हमारी घाना के साथ। तो लगभग घाना में 10,000 भारतीय जो हैं वो व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा में सक्रिय हैं। योग, बॉलीवुड और त्योहार के माध्यम से भी सांस्कृतिक संबंध स्थापित करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समारोह भी देते हैं। सामरिक और बहुपक्षीय जुड़ाव देखेंगे हम तो रक्षा क्षमता निर्माण, शांति स्थापना, प्रशिक्षण, और वहीं संयुक्त राष्ट्र, WTO, NAM राष्ट्रमंडल में भी घनिष्ठ समन्वय। घाना को जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से देखें तो आतंकवाद से निपटने में, जलवायु परिवर्तन में और वैश्विक शासन सुधारों पर भी भारत का समर्थन करता रहता है। अब हम इसके कुछ प्रीलिम से रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं कि क्या है। तो राजनयिक संबंध हमारे 1957 से स्थापित हुए। घाना की राजधानी जो है वो अकरा है, और यहाँ से हम आयात किसका करते हैं, तो सोना, कोको, लकड़ी, और हमारी भूमिका क्या है, तो प्रमुख निवेशक के रूप में, विकास भागीदार के रूप में, और सहयोग के रूप में देखें तो पैन अफ्रीकी ई नेटवर्क जो है इसने परियोजना भी चला रखी है। इसके आगे हम बात करेंगे कि घाना का मैपिंग स्थिति देखेंगे क्या कैसी लोकेशन है। घाना जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में पश्चिमी साइड पे है, पश्चिम में भी है, सेंटर में है, और ये कुछ देशों से अपनी बॉर्डर भी शेयर करता है, जैसे कि बुर्किना फासो हो गया, नाइजर हो गया, ठीक है, और माली हो गया। ये लैंडलॉक कंट्री हैं जो इसे अपनी सीमा साझा करती हैं। और घाना जो है वो अटलांटिक सागर और साथ ही गिनी की खाड़ी से भी ज्वाइंट है, तो इस तरीके से तटीय पहुंच भी प्रदान करता है। इस पर कुछ बंदरगाह है, जैसे टेमा हो गया, टकोरोडी हो गया, ये विशेष रूप से यूजफुल है। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या अपलैंड्स और क्या हाईलैंड्स हैं, जैसे कि क्याऊ का पठार, गम्बागा स्कार्प, ये प्राकृतिक ऊंचाई प्रदान करते हैं और जल विद्युत और वाटर सेट संरक्षण के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। और ये क्षेत्र जो है वो कृषि का समर्थन करते हैं और जैव विविधता से समृद्ध हैं। वहीं हम बोल्टा बेसिन सिस्टम की बात करें जो कि घाना ही में है, तो अकुसोम्बो बांध द्वारा बनाई गई बोल्टा झील दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। यह इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। साथ ही पनबिजली उत्पादन घाना की बिजली का मुख्य स्रोत है।
अंतर्देशीय जल परिवहन, मत्स्य पालन और सिंचाई भी यहाँ पे होती है। बाकी हम नदियों की बात करें, क्या कौन सी जल मार्ग है, तो बोल्टा नदी प्रणाली जो कि खाना में फेमस है वो हो जाएगी। एक ब्लैक बोल्टा, व्हाइट बोल्टा, ओटी नदी सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए, दोनों के लिए योगदान देते हैं। बाकी बोल्टा बेसिन जो है वो घाना के सतत विकास लक्ष्यों के लिए केंद्रीय है, विशेष रूप से जल सुरक्षा, कृषि और ग्रामीण आजीविका में देता है। हम इसमें कुछ इसके शहर देख लेंगे कि कौन कौन से फेमस है। जैसे कि अकरा जो है उसकी राजधानी हो गई, वो राजनीतिक और वाणिज्यिक राजधानी है और तटीय शहर भी है, तो इस हिसाब से इम्पोर्टेंट हो गया। यहाँ से कूटनीतिक रसद भी मिलती है, विदेशी नीति भी संचालित होती रहती है। और अन्य शहर में देखेंगे तो कुमासी, यहाँ का तमालिक, ये दो शहर और भी फेमस है। कुमासी जो है वो अशांति क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी है, यहाँ पे व्यापार और शिल्प उद्योगों की कुंजी मानी जाती है। वहीं तमाली की हम बात करें तो तमाली जो है वो, तो जो कुमासी और तमाले हैं, जैसे कि तमाली जो है उत्तर में तेजी से बढ़ता शहर, क्षेत्रीय एकीकरण, उत्तर और दक्षिण के बीच संतुलन विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं हम भू आर्थिक मानचित्रण इसका जो है वो विश्लेषण करें तो यहाँ पे गोल्ड बेल्ट भी है, किसके लिए, दक्षिण और मध्य घाना में स्थित है। कोको बेल्ट भी यहाँ पे बहुत फेमस है, यह वन क्षेत्र को फैलाता है और घाना विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा कोको उत्पादक है। हम देखेंगे प्रीलिम्स में इस रिलेटेड क्वेश्चन आया था एक बार कि कोको के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं, जिसमें प्रथम नंबर पे देखेंगे हम तो कोट दी आइवरी चलता है, सेकंड नंबर पे घाना है और यही इसका राइट ऑप्शन रहेगा। चलिए हम देखते हैं आगे कि इसमें प्रीलिम्स क्वेश्चन कैसे आया था। बाकी तेल भंडार के लिए भी यह फेमस है, पश्चिमी तट के साथ अपतटीय ब्लॉक सकल घरेलू उत्पाद के विकास में भी योगदान देता है। देखिए मैंने क्वेश्चन बोला था ना कि आया था, ये देखो प्रीलिम्स यूपीएससी पीवाईक्यू 2024 के क्वेश्चन में आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादकों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए अल्जीरिया और मोरक्को, ऑप्शन बी बोत्सवाना और नामीबिया, ऑप्शन सी कोट दी आइवरी और घाना, ऑप्शन डी मेडागास्कर और मोजाम्बिक। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी कोट दी आइवर और घाना। हमने बताया कि जो कोट दी आइवर है, आइवरी कोस्ट जो, वो पहले नंबर पे है कोको का सबसे बड़ा उत्पादक, और घाना दूसरा है, और दोनों ही जो हैं वो पश्चिम अफ्रीका में स्थित हैं। और यहाँ पे गर्म जो है वो और आर्द्र जलवायु है, जिस कारण से ये कोको का उत्पादन बहुत अच्छे से कर पाते हैं। पर्याप्त वर्षा भी होती है और यहाँ की मिट्टी जो है वो भी बहुत उपजाऊ है। बाकी हम देखें तो अफ्रीका जो है वो 60% से अधिक उत्पादन में योगदान देता है कोको के, और अन्य उत्पादक में इंडोनेशिया, नाइजीरिया और इक्वाडोर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को भारत और घाना के संबंध अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कैसे क्या शुरू हुआ। और घाना अभी चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि हमने ऊपर आर्टिकल देखा है ये कि अभी जो 24वां ग्लोबल हॉनर्स अवार्ड दिया गया है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को मिला है, इस कारण से ये चर्चा में था। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोनालू महोत्सव। ये जो बोनालू महोत्सव है दोस्तों, ये हैदराबाद और सिकंदराबाद वाले एरिया में आसपास मनाया जाता है, तेलंगाना में विशेष रूप से। इसमें क्या होता है कि जो आषाढ़ माह चल रहा है ना अपना, तो जून जुलाई हो गया, तो इस टाइम पे माँ काली की पूजा की जाती है, हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखो बोनालू शब्द जो है वो तेलुगु शब्द बोनम से आया था, जिसका अर्थ है भोजन, जिसे धन्यवाद के रूप में देवी महाकाली को चढ़ाया जाता है। ये त्योहार की अभिव्यक्ति में कृतज्ञ और भक्ति दोनों मन्नतों की पूर्ति के बाद चढ़ाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आषाढ़ मास जून जुलाई अगस्त के दौरान मनाया जाता है। 3 से 4 सप्ताह तक ये चलता है, विभिन्न मंदिरों में रविवार को मनाया जाता है। इसमें हमने बताया कि महाकाली देवी जो हैं उनकी पूजा की जाती है मुख्य रूप से, और स्थानीय रूपों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। कौन कौन से स्थानीय रूप, मतलब कुछ प्लेस हैं जहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जैसे कि एल्लम्मा, पुचम्मा, मैसम्मा और मतेश्वरी। अब बोनम क्या होता है, ये एक भोजन होता है। इस महिलाएं जो हैं वो सजाए पीतल के बर्तनों में सजाती हैं, और इसमें विशिष्ट रूप से हम देखें तो चावल को दूध में गुड़ के साथ पका देती हैं, नीम की पत्तियां होती हैं, हरिद्रा होता है और सिंदूरी होती है, और जो बर्तन होता है उसके ऊपर एक जलता हुआ दीपक होता है। महिलाएं अपनी पारंपरिक साड़ी और गहने पहन लेती हैं और बर्तनों को अपने सिर पर मंदिरों में ले जाती हैं। इसे कैसे मनाया जाता है,
तो गोलकुंडा किले से यह शुरू हुआ था और इसका देखेंगे तो जो सेकंड सप्ताह होता है उसमें ये बालंगपेट यलम्मा मंदिर और उज्जैनी महाकाली मंदिर सिकंदराबाद में समारोह के रूप में। और थर्ड सप्ताह में बात करें हम तो कट्टा मौसम्मा पूचम्मा मंदिर चिलकुड़ा और लाल दरवाजा मंदिर पुराना शहर में मनाया जाता है। इसके बाद इसका रंग हम देखें तो टांस की स्थिति में एक महिला भविष्य की भविष्यवाणी करती है और पुतू राजू एक नंगे सीने हल्दी से सना हुआ एक आदमी रहता है जिसे महाकाली का भाई माना जाता है, जो जुलूस के आगे जो है वो नृत्य करता है। इसके बाद हम बात करें सांस्कृतिक महत्व की तो लोक अभिव्यक्ति हो गया, सामुदायिक भागीदारी और धार्मिक सद्भाव के लिए यह जो है वो मनाया जाता है। इसकी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लें कि कब से कैसे मनाया जाता आ रहा है तो हम देखेंगे कि 19वीं शताब्दी यानी कि 19th सेंचुरी में प्लेग का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो लोगों ने मन्नत मांगी कि प्लेग ठीक कर दें, तो माँ काली ने ठीक किया और जिसको धन्यवाद के रूप में उन्होंने भोजन वगैरह जो है वो चढ़ाया था, बोनम जिसे वो बोलते हैं। तभी से ये त्यौहार मनाया जाने लगा है। और 2014 में जब तेलंगाना सरकार ने मतलब तेलंगाना राज्य का अलग से गठन हुआ तो तेलंगाना सरकार ने इसको अपना राज्य त्यौहार भी घोषित कर दिया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो ओणम त्यौहार है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चर्चा में क्यों ना, क्योंकि ये अभी मनाया जा रहा है। चूँकि आषाढ़ का मास जो है वो चल रहा है, जून जुलाई के टाइम पे ये मनाया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये अभी न्यूज़पेपर में आई थी कि गवर्नमेंट क्लियर्स इंजीनियर्स डिफेंस प्रोक्योरमेंट वर्थ 1.05 लाख करोड़। देखो इस पैसे जो गवर्नमेंट जो क्लियर करती है तो इसको हम पढ़ते हैं कि क्या कैसा पूरा ये टॉपिक है। तो आखिर QRSAM जो है वो है क्या? एक कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल प्रणाली है जिसको DRDO ने विकसित किया है। और इसका काम जो है ये कोई भी अगर देखेंगे तो किसी भी सिस्टम को पता लगाती है, उसको ट्रैक करती है और नष्ट करती है। हवाई खतरे को बहुत ही जल्दी कम से कम 30 सेकंड के अंदर ही नष्ट कर देती है। यह प्रणाली जो है वो भारत की मोबाइल सेना इकाइयों और प्रमुख बुनियादी ढांचे को निम्नलिखित खतरों से बचाने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। लड़ाकू विमान, राजा हेलीकॉप्टरों, क्रूज मिसाइल, ये जो है इसके कुछ सिस्टम्स हो जाएंगे। अब हम इसकी मुख्य विशेषताओं पे बात करें तो विकासक में देखेंगे तो DRDO इसकी श्रेणी जो है वो 25 से 30 किलोमीटर, ऊंचाई क्षमता जो है वो 6 किलोमीटर के पर्यंत है। और इसकी गति देखेंगे तो वायु की गति होती है उससे लगभग दुगना 1.8 मैक से 2 मैक। और लॉन्च देखेंगे तो मोबाइल वाहनों से कनिस्टर आधारित लॉन्च होती है। इसकी रडार की बात करें तो सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन क्लियर सरणी रडार प्रणाली जो है वो इसमें कार्य करती है। और साथ ही मार्गदर्शन प्रणाली में हम बात करें तो INS+ डेटा लिंक सक्रिय रडार धारक है और उच्च विस्फोटक विखंडन भी करती है। यह काम कैसे करती है एक बार इसको हम समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे रेंज कवरेज यहाँ पे सब कुछ दे रखा है कि 25 से 30 किलोमीटर 360 डिग्री एशिया का जो है वो रडार सिस्टम कवर करती है ये। और मिसाइल में देखेंगे तो टर्मिनल एक्टिव रडार है, रेजिस्टेंट टू जैमिंग है, रैपिड रिस्पॉन्स देती है, एडवांस रडार सिस्टम भी है इसमें और साथ में मोबाइलिटी डेवलपमेंट भी इसमें किया गया है। बाकी इसका इधर बात करते हैं तो सारे पॉइंट यही है जो मैंने आपको इधर बता दिए हैं। और लास्ट में देखेंगे हम तो भारत के लिए QRSAM जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है। तो मोबाइल रक्षा जैसे कि चलती सेना के स्तंभों और आगे तैनात सैनिकों की रक्षा करता है ये। त्वरित प्रतिक्रिया समय आधुनिक युद्ध में महत्वपूर्ण जहाँ खतरे तेजी से उभरते हैं और बहुलक्ष्य चढ़ाव एक साथ कई लक्ष्यों को संलग्न करता है, यहाँ तक कि बर्बाद हवाई क्षेत्रों में भी कार्य करता है। सामरिक प्रासंगिकता की हम बात करें तो छोटी और लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को भरता है। सेना की मशीनीकृत इकाइयाँ हवाई क्षेत्र ठिकाने और पाकिस्तान और चीन के साथ सीमाओं के पास रणनीतिक स्थान यहाँ पे ये सुरक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। और हम ऐसे देखें तो जैसे आकाश हो गया, S-400 जो कि रूस की है, पराग 8 जो है वो भारत और इजराइल की है। ये सभी रक्षा प्रणाली इन सबके साथ मिलकर वो कार्य करेगी। ठीक है,
अब हम देखें आगे क्या दे रखा है, तो आगे है कि अभी हाल में जो इसका परीक्षण हुआ 2025 के अनुसार इसकी क्या स्थिति रही। तो एकीकृत परीक्षण रेंज जो कि चांदीपुर उड़ीसा 2017 में इसके कई सफल परीक्षण किए गए। 2021 में भी गतिशीलता और सटीकता इसकी साबित हुई थी। अब जो है हस्ताक्षर हो गए हैं कि 18 महीने बाद इसका शुरू होगा पूर्ण पैमाने पर उत्पादन। ठीक है, और भारतीय सेना के साथ अनुबंध को जल्द ही अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद भी है। आई होप आपको QRSAM जो मिसाइल थी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या कैसे 360 डिग्री मोबाइल ऑपरेबिलिटी पे अभी आधारित है, कैसे वर्क करती है और हमारी सुरक्षा प्रणाली के लिए कितनी उपयोगी है। आगे हम बात करते हैं अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर। ये क्या है, तो इसका नाम है A464E अपाचे गार्जियन बहुभूमिका हमला हेलीकॉप्टर है। बोइंग USA से निर्माता है, मुख्य रूप से USA का है। और इसको उपयोग कौन कौन करता है, तो इसके उपयोग करता USA, भारत, इजराइल, जापान हो गया, UK, UAE और अदर्स हो जाएंगे। और भारतीय वायुसेना IAF और भारतीय सेना द्वारा ये प्रयुक्त किया गया है। इसको क्या खास बनाता है, क्या है इसमें ऐसा, तो देखो इसकी ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर है, मतलब इसमें बहुत बेहतर हथियार, सेंसर और कॉम्स जैसी तकनीकों का प्रयोग किया गया है। और सेकंड देखेंगे तो हम इसमें पायलट को भी वास्तविक समय में निर्णय लेने के समर्थन में ही मदद करता है। और हम इसमें देखेंगे डिजिटल इंटरऑपरेबिलिटी है जो कि वायु और जमीन बलों के साथ संचार और समन्वय की अनुमति देता है। आगे हम बात करें कि बढ़ी हुई लड़ाकू क्षमताएं, तो ग्रेटर थ्रस्ट एंड लिफ्ट जो कि उच्च ऊंचाई वाले प्रदर्शन के लिए और बेहतर इंजन जैसे कि लद्दाख जैसे क्षेत्रों में इम्पोर्टेंट हो जाएगी। इंफ्रारेड लेजर लक्ष्यीकरण भी है इसमें, यह रात में भी दृष्टि रख सकेगा। थर्मल इमेजिंग के साथ इस उन्नत लक्ष्यीकरण भी है। युद्ध की सामग्री पर बात करें तो हेलफायर मिसाइलों, रॉकेट और 30 मिलीमीटर की चेन गन से लैस है। आगे हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो सभी मौसम और सभी इलाकों में इसे तैयार किया जा सकता है। दिन हो चाहे रात हो, रेगिस्तान, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र, सभी जगह और चुपके से और उत्तरजीविता सुविधाएं इसे शत्रुतापूर्ण वातावरण में भी जीवित रहने में मदद करते हैं। ये चर्चा में था चूँकि इसलिए हमने इसकी चर्चा की है। इसमें लिखा है आर्टिकल में हेडिंग है कि 3 अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स टू अराइव इन इंडिया बाय जुलाई 15। ठीक है, तो ये हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर की कटिंग थी। अब हम आगे देखते हैं कि भारतीय रक्षा में अपाचे जो है वो भारतीय वायुसेना की हेल्प करेगी। भारतीय सेना में जो है वो आर्मी एविएशन कोर के लिए 64E की खरीद के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। और जो ये अपाचे के पूरक के रूप में भी आगे बढ़ेगी और लद्दाख और उत्तर पूर्व जैसी उच्च ऊंचाई वाले तैनातियों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। अभी हमने 3 टॉपिक्स अपने द हिंदू के कवर किए हैं। हमने सबसे पहले भारत घाना का रिलेशनशिप देखा था, फिर हमने देखा कि QRSAM जो है, फिर हमने ये अपनी AH-64E जो है अपनी हेलीकॉप्टर मिसाइल, इसको भी देख लिया है। अब हम बात करते हैं कि प्लास्टिक कचरे में अंतःस्रावी अवरोधक एक नया सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है। देखिए हमारे न्यूज़पेपर में आया था कि जो एंडोक्राइन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इन प्लास्टिक वेस्ट अ न्यू पब्लिक हेल्थ थ्रेट, जो कि हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर हैं क्या, हम समझते हैं। जो एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल्स होते हैं वो हानिकारक पदार्थ हैं जो कि शरीर के जो हार्मोन सिस्टम है उनमें अवरोधक के रूप में काम करते हैं, उसमें हस्तक्षेप करते हैं और ये जो है वो शरीर को प्रभावित करते हैं। कहीं कहीं हमारे हार्मोन्स की नकल करने लगते हैं या ब्लॉक कर देते हैं और ये शरीर को गलत संकेत भेजने भी भ्रमित कर देते हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं वो हो जाते हैं। कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हम देखें तो जैसे कि प्रजनन संबंधी मुद्दे आ जाते हैं, बांझपन, प्रारंभिक यौवन और गर्भपात जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। हार्मोनल असंतुलन फैल जाता है, मोटापा हो जाता है, मधुमेह की बीमारी हो जाती है, कैंसर और बच्चों में मस्तिष्क के लिए विकास की समस्याएं भी देखी जाती हैं। अब प्लास्टिक, कैसे कैसे प्लास्टिक इसमें शामिल है, तो एक BPA जिसको बोलेंगे बिस्फेनॉल ए, ये जो है वो पानी की बोतलों में खासकर खाद्य कंटेनर और थर्मल रसीदों में पाया जाता है और ये हार्मोन असंतुलन और बांझपन को बढ़ावा देता है। और एक जैसे थैलेट्स हो गया, तो थैलेट्स से जो है वो खिलौने जो भी अपने टॉयज होते हैं, सौंदर्य प्रसाधन,
फूड ट्यूब होता है, तो उनमें पाया जाता है। और ये जो है, इनमें शुक्राणुओं की संख्या कम रहती है। पीसीओएस कैंसर जैसी बीमारी भी इससे हो सकती हैं। और ये क्या, फॉरएवर केमिकल्स, जो कि नॉन स्टिक कुकवेयर और खाद्य पैकेजिंग के सामानों में पाया जाता है, और थायराइड के मृत्यु, मधुमेह, मोटापा जैसी बीमारियों को बढ़ावा देता है। जो माइक्रोप्लास्टिक है, ये छुपा हुआ स्वास्थ्य जोखिम निकल कर आया है। इसमें 5 मिलीमीटर से भी कम छोटे प्लास्टिक के कण पाए जाते हैं, जो कि वायु, पानी, खाद्य पदार्थ, मानव शरीर की ऊतक, यहाँ तक कि रक्त भी नाल में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, यहाँ से जाते हैं हमारे अंदर। नीदरलैंड की 2022 की एक रिपोर्ट आई थी, वहाँ पे बोला गया था कि 80% लोगों के रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाया जाता है। वहीं हम अपने भारत की बात करें तो 2024 की आई रिपोर्ट में बताया गया कि 89% भारतीय रक्त नमूनों में पाया गया है, यहाँ तक कि वृषण ऊतक भी। डिम्ब ग्रंथि, द्रव पीढ़, स्तन के दूध, फेफड़े और प्लीसेंटा में भी पाया जाता है। भारत में स्वास्थ्य प्रभाव की बात करें तो भारत दुनिया में प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। 9.3 मिलियन टन बल महिलाओं पर प्रभाव भी डालता है। महिलाओं पर जैसे इनको उच्च रक्त कैंसर के जोखिम हो सकते हैं, मासिक धर्म के जो मुद्दे होते हैं, गर्भपात का उच्च जोखिम होता है, और इनके अंडे के जो रहता है डिम्ब ग्रंथि, उसमें जो ईडीसी के कारण अंडे की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। पुरुषों पर प्रभाव देखें तो उनकी शुक्राणुओं की संख्या में 30% की कमी हो जाती है। बीपीए और पैथालेट्स टेस्टोस्टेरोन को कम करते हैं। प्रोस्टेट और टेस्टिकुलर उच्च कैंसर का जोखिम भी देते हैं। बच्चों पर प्रभाव देखें हम तो प्रारंभिक यौवन, मोटापा, श्वसन संबंधी समस्याएं, सीखने के विकार, विशेषकर नागपुर जैसे शहरों में हम देखते हैं। और हम इसके बाद सरकारी उपायों की बात करें तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम भी बनाया गया है, जिसे 2016 में पेश किया गया, 2022 और 24 में अपडेट किया गया था। यह जो है वो अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण में सुधार को बढ़ावा देता है। लेकिन अभी भी समस्याएं क्या हैं तो इसका खराब प्रवर्तन होता है। एडीसी की कम खुराक के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए कोई नियम नहीं है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं जैसे कि कमजोर समूहों के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है। भारत में ईडीसी का आर्थिक बोझ देखें तो अनुमानित 25,000 करोड़ प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य देखभाल लागत और उत्पादकता में कमी शामिल है। सबसे गरीब समुदायों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। आगे की राय हम क्या अपना सकते हैं तो वैज्ञानिक और नीतिगत उपाय हम अपना सकते हैं। बायो मॉनिटरिंग, रक्त, मूत्र, स्तन के जो दूध होता है, ईडीसी के स्तर की जांच करें। कम खुराक, दीर्घकालिक ईडीसी जोखिम पर विचार करने के लिए कानून को अपडेट करें। जन जागरूकता और जीवन शैली में बदलाव करें, जैसे कि प्लास्टिक में माइक्रोवेव करने वाले भोजन से बचें। ग्लास या स्टेनलेस स्टील के कंटेनर का प्रयोग करें। पैथालेट्स या बीपीए से मुक्त सौंदर्य प्रसाधन चुनें। ऊतक क्षति को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार खाएं। अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी समाधान भी करें। उच्च अलगाव और पुनर्चक्रण, पानी के पौधों में माइक्रोप्लास्टिक फिल्टर में निवेश करें। बायोडिग्रेडेबल और गैर विषैले पदार्थों को भी बढ़ावा दें। अब हम एक पंक्ति में सारा इसका सारांश देख लें तो प्लास्टिक जो है वो सिर्फ ग्रह को प्रदूषित ही नहीं कर रहे, बल्कि हमारे शरीर को जहर दे रहे हैं और चुपचाप मानव जीवन के रसायन विज्ञान को फिर से लिख रहे हैं। अब देखिए, हमने इसको इतना सारा डिस्कस किया कि प्लास्टिक प्रदूषण है क्या, मानव शरीर पर कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, भारत में कितना फैल चुका है, भारत ने क्या कदम उठाए हैं, आगे की क्या राय है, क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि पीवाईक्यू क्या इससे आया है। तो देखिए, यूपीएससी ने 2021 में पूछा था कि बिस्फेनॉल ए चिंता का कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के निर्माण में एक संरचनात्मक प्रमुख घटक है। तो ये है पॉलीकार्बोनेट। आपको ऊपर ध्यान होगा, हमने 4 प्लास्टिक के बारे में बताया, उनके क्या इम्पैक्ट हैं वो भी बता दिए थे, और साथ ही में किन किन चीज़ों में पाया जाता है हमने वो बताए थे। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन उठ के आते हैं और यहीं आप टॉपिक मिस कर जाते हो। आपको इसको रिलेट करके पढ़ते चलना है, इनके नोट्स बनाते चलना है। तो बिस्फेनॉल ए जो है ये कार्बनिक सिंथेटिक यौगिक होता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक और एपॉक्सी रेजिन के उत्पादन में किया जाता है। और पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक जो है पानी की बोतलों में पाया जाता है, खाद्य कंटेनर, ऑप्टिकल डिस्क, चिकित्सा उपकरणों वगैरह में पाया जाता है। अब हम देखें कि जो अपना बाकी की जो गलत क्यों है, तो प्लास्टिक बैग जो है उसमें बीपीए शामिल नहीं होता है।
पानी और शीतल पेय की बोतलें आमतौर पर पीपीए मुक्त होती हैं, और जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है उसमें पीपीए का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक यूपीएससी का पीवाईक्यू 2024 में भी पूछा, देखो 2021 में पूछा और इसके बाद 2024 में भी पूछा। 2024 में कह रहा है कि परफ्लोरोएल्काइल और पॉलीफ्लोरोएल्काइल पदार्थ पीएफएस के संदर्भ में जिनका उपयोग कई उपभोक्ता उत्पाद बनाने में किया जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएफएस पीने के पानी, भोजन और खाद्य पैकेजिंग सामग्री में व्यापक पाए जाते हैं। ऑप्शन सेकंड कहता है कि पीएफएस पर्यावरण में आसानी से खराब नहीं होते हैं, और थर्ड ऑप्शन कहता है कि पीएफएस के लगातार संपर्क में रहने से जानवरों के शरीर में जैव संचयन हो जाता है। तो इसका सही जवाब है कि ऑप्शन 4, 1, 2, 3 यानी तीनों ही सही है कि खाद्य पैकेजिंग में पाया जाता है, आसानी से पर्यावरण में ये जो हैं वो खराब नहीं होते हैं, और जानवरों के शरीर में भी ये जैव संचय हो जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या सुप्रीम कोर्ट किसी राज्य द्वारा पारित अधिनियम को रोक सकता है? ये देखिए सिंपल सा पूरा आर्टिकल दे रखा है, इसकी हेडलाइन ही दे रखी है, कैन द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एन एक्ट पास्ड बाय अ स्टेट। तो क्या रोक सकता है? तो इसका संक्षिप्त उत्तर रहेगा कि हाँ, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो राज्य विधायिका द्वारा पारित कानून अधिनियम को रद्द कर सकता है। देखो इसके लिए भी 2 कंडीशन रखे हैं, यदि वो जो विधेयक पारित हुआ है वो संविधान का उल्लंघन करे यानी कि असंवैधानिक हो, और दूसरी कंडीशन कहती है कि अगर राज्य के पास उस कानून की बनाने की शक्ति नहीं है तो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी कानून को अदालत की अवमानना नहीं मान सकता, सिर्फ इसलिए कि यह सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले के खिलाफ जाता है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ मामले देखेंगे, जैसे कि एक मामला आया था नंदिनी सुंदर मामला। तो इसमें क्या हुआ था कि विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में आया था, ये सशस्त्र और तैनात किया गया था किसे। तो देखो इसको पूरा पढ़ते हैं कि सलवा जुडूम छत्तीसगढ़ में माओवादियों का मुकाबला करने के लिए राज्य द्वारा समर्थित एक सतर्कता आंदोलन था, और सरकार ने नागरिकों को विशेष पुलिस अधिकारी एसपीओ के रूप में सशस्त्र और तैनात किया था। कई कम प्रतिशत और कम वेतन वाले आदिवासी युवा थे। इसने इसके बारे में गंभीर चिंता जताई। मानव अधिकारों का उल्लंघन, संघर्ष क्षेत्र में बच्चों का उपयोग, उचित पुलिस और सैन्य संरचनाओं की अनदेखी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए यह ऐतिहासिक निर्णय जारी किया है। उन्होंने बोला कि छत्तीसगढ़ राज्य को माओवादी विरोधी अभियानों में एसपीओ का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। एसपीओ को दिए गए सभी आग्नेयास्त्रों को वापस लिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की ऐसी गतिविधियों के वित्त पोषण को रोकना चाहिए, और सलवा जुडूम और कोया कमांडो जैसे समूहों को भंग किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें संवैधानिक आधार उन्होंने बताए आर्टिकल 14 जो कि समानता का अधिकार है, और एसपीओ के साथ असमान व्यवहार किया गया, अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और भुगतान किया गया। सेकंड कहता है आर्टिकल 21 कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। खराब प्रशिक्षित एसपीओ के जीवन को खतरे में डाल दिया गया, और उन्होंने नागरिकों के जीवन को खतरे में डाल दिया गया। आगे क्या हुआ? तो आगे बोलते हैं कि राज्य की प्रतिक्रिया, छत्तीसगढ़ ने भी एक नया कानून पारित कर दिया, छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम 2011। इसमें इन्होंने कुछ प्रावधान जो हैं उनको शामिल किया, जैसे कि सहायक बल माओवादी से लड़ने में सुरक्षा बलों की सहायता करेगा। एसपीओ प्रशिक्षण और स्क्रीनिंग के बाद ही शामिल हो सकेंगे, उन्हें फ्रंट लाइन यूनिट में तैनात नहीं किया जाएगा। अवमानना का मामला क्यों दर्ज किया गया था? याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि नया अधिनियम पारित करना सुप्रीम कोर्ट के 2011 के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें माओवादी विरोधी अभियानों के लिए एसपीओ का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और यह जो है वो राज्य न्यायालय की अवमानना कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो याचिका खारिज कर दी। राज्य ने पहले एससी के निर्देश का पालन किया, एसपीओ को निरस्त कर दिया, उन्होंने बोला। दूसरा बोला कि सलवा जुडूम को भी भंग कर दिया और रिपोर्ट प्रस्तुत की। फिर कहता है कि राज्य विधायिका को कानून बनाने की भी शक्ति है, विधायिका एक नया कानून पारित कर सकती है, यहाँ तक कि एक ही विषय पर भी, जब तक इसकी संवैधानिक शक्तियों के भीतर है और संविधान का उल्लंघन नहीं करती है।
और शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है कि बोलता है कि न्यायपालिका विधायिका को कानून बनाने से नहीं रोकती है। कानून को केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब वे असंवैधानिक हो और विधायिका के पास उन्हें बनाने की कोई शक्ति नहीं हो। देखिए, अब हम कुछ संवैधानिक अवधारणा को समझ लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल जो 14 है वो क्या है, तो वो है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। आर्टिकल 21 है, ये जो है वो प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। शक्तियों का पृथक्करण क्या होता है कि जो विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका हुई, इन तीनों के पास अपनी अपनी अलग अलग शक्तियाँ होगी। ये दोनों एक दूसरे को कानून बनाने से नहीं रोक सकती हैं, लेकिन जब भी संविधान का उल्लंघन होगा तब ये एक दूसरे में हस्तक्षेप कर सकती हैं। विधायी क्षमता की बात की जाए तो क्या कहलाती है, एक राज्य जो है वो संविधान की राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची जिन विषयों में कानून बना सकती है, जिनको उनकी क्षमता दी गई है, इससे आगे वो कानून बनाएंगे तो वो विधायी क्षमता के खिलाफ होगा। न्यायालय की अवमानना क्या कहलाती है कि अदालत के आदेश की अवज्ञा। लेकिन एक नया कानून पारित करना अवमानना बिल्कुल भी नहीं है, जब तक कि ये जानबूझकर संविधान का उल्लंघन ना करे। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा सलवा जुडून वाला पूरा मामला 2011 में कैसे क्या रहा। उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने नया कानून जब वो बन के आया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने बनाया, तो उन्होंने जो न्यायालय की अवमानना वाली याचिका थी उसको खारिज कर दिया। उसके क्या आधार थे, और हमने संवैधानिक की पॉइंट भी समझ लिए जो जो इसमें यूज किए गए थे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर कि भारत के लिए स्वस्थ उम्र बढ़ने के मानदंड स्थापित करना। क्या है स्वस्थ उम्र बढ़ना? लचीलापन, प्रतिकूलता और संक्रमण के बायोमार्कर। क्या है ये? तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु द्वारा शुरू किया गया एक बड़े पैमाने पर शोध अध्ययन है। इसका लक्ष्य का यह समझना है कि भारतीय उम्र कैसे, जैसे कि जैविक, आनुवांशिक रूप से, पर्यावरण और सामाजिक रूप से है। देख रहा हूँ भारत कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए जैविक संकेत को, जैसे कि बायोमार्कर कहा जाता है, कि भारत विशिष्ट डेटाबेस बनाना है। और इसका अध्ययन क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो हम सभी की उम्र जो है वो एक अलग अलग होती है। कुछ लोग धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, लंबे समय तक स्वास्थ्य बने रहते हैं, और कुछ लोगों को जल्दी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, मधुमेह, हृदय जैसी, मनोभ्रंश आदि, तो वो बहुत ही जल्दी बूढ़े से दिखने लगते हैं। कालानुक्रम, वर्षों में आपकी आयु हमेशा आपकी जैविक आयु जो है शरीर वास्तव में कितना पुराना है इसे मेल नहीं खाती है। उदाहरण के लिए यदि हम देख लें कि 50 वर्षीय व्यक्ति के पास 40 वर्षीय व्यक्ति के अंग हो सकते हैं यदि वह स्वस्थ है, और 60 वर्षीय व्यक्ति के अंग यदि उसके पास अस्वस्थकर आदतें या खराब रहने की स्थिति है। अब हम बात करें कि बायोमार्कर क्या होता है। बायोमार्कर आपके शरीर में संकेत है, जैसे कि रक्त शर्करा, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन का स्तर या प्रोटीन, जो दिखाते हैं कि आपका शरीर कितना स्वस्थ या मृत है। वैज्ञानिक यह पहचानना चाहते हैं कि कौन से बायोमार्कर भारतीय आबादी में उम्र बढ़ने का सटीक संकेत देते हैं। पश्चिमी बनाम भारतीय माने तो बायोमार्कर के लिए अधिकांश चिकित्सा परीक्षण और सामान्य श्रेणियां पश्चिमी आबादी पर आधारित है। भारतीय अनुवांशिकी, सांस्कृतिक, पोषण और पर्यावरण की दृष्टि से अलग भी है। हम इसका एग्जाम्पल ले लें तो पश्चिमी कोलेस्ट्रॉल या विटामिन डी का स्तर अलग तरीके से भारतीयों को कमी के रूप में लेबल कर सकता है। और सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है वो सूजन का संकेत देता है। भारतीयों में स्वाभाविक रूप से अधिक होती है। ये जरूरी नहीं कि बीमारी के कारण ही हो, भारत में गलत निदान या गलत उपचार हो सकता है। अब हम भारत के उद्देश्य देखें तो भारत आधार रेखा का निर्माण। भारतीय निकायों में सामान्य क्या है, इसका एक मानक डेटाबेस शामिल होंगे। जीनोमिक बायोमार्कर जैसे कि DNA परिवर्तन, प्रोटियोमिक और चयापचय मार्कर, पर्यावरण और जीवन शैली डेटा, बीमारियों के होने से पहले ही उनकी भविष्यवाणी कर ले। हृदय रोग, मनोभ्रंश या यकृत की उम्र बढ़ने जैसी समस्याओं के शुरुआती लक्षण खोजें। केवल उपचार के बजाय रोकथाम और प्रारंभिक हस्तक्षेप में मदद करें। AI और मशीन लर्निंग का उपयोग करें। इतने डेटा के साथ AI पैटर्न की पहचान में मदद करेगा। ये अनुकरण करेगा कि शरीर आहार, व्यायाम या दवा में परिवर्तन का जवाब कैसे देता है। AI बता सकता है कि भारतीय आबादी के लिए कौन से हस्तक्षेप सबसे अच्छा काम कर सकते हैं। भारत में अब हम इनकी चुनौतियां देखें तो विविधता बहुत ज़्यादा है। स्वास्थ्यों के नमूने का संग्रह, उन्हें ढूंढना और ट्रैक करना भी मुश्किल है। अनुदान, दीर्घकालिक बड़े पैमाने पर अध्ययन के लिए स्थिर सरकारी और निजी समर्थन की आवश्यकता होती है। वहीं डेटा गोपनीयता की बात की जाए तो स्वास्थ्य और आनुवंशिक डेटा को जिम्मेदारी से प्रबंधित करना आवश्यक है। इसके बाद हम बात करते हैं ONGC और मित्सुई।
ओएस के समझौता। देखिए हमने जो टॉपिक है अपना स्वास्थ्य पर क्या कैसी बढ़ती आयु का स्तर है इसको कवर कर लिया है। अभी तक हमने 5-6 की समथिंग टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं कि ओएनजीसी और मित्सुई ओएस के समझौता ईथेन करियर। खबर क्या है? ओएनजीसी जो है वो तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने जापान की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मित्सुई ओएस के लायंस के साथ एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो बहुत बड़े ईथेन वाहक जो है उसका निर्माण और संचालन करने के लिए ये जो है ओएनजीसी पेट्रो रेडियंस लिमिटेड के विदेश से ईंधन का परिवहन भारत में करेगी। और सौदा क्या है इसका कि ओएनजीसी बोर्ड की मंजूरी की है जो है वो अधीन है। अब ईथेन क्या होता है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? ईथेन जो है वो एक हाइड्रोकार्बन गैस है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल उद्योग में फीड स्टॉक के रूप में किया जाता है। इसे एथिलीन का उत्पादन करने के लिए क्रैक किया जाता है और जिसका उपयोग निम्न बनाने को क्या प्लास्टिक, जमा अवरोधी रसायन, डिटर्जेंट, सिंथेटिक रबर बनाने के लिए किया जाता है। ईथेन को प्राकृतिक गैस क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है, मुख्य रूप से अमेरिका और मध्य पूर्व में। अब देखिए क्या है ओएनजीसी पेट्रो परिवहन लिमिटेड। यह जो एक सहायक कंपनी है जो कि SEZ जो है वो गुजरात में स्थित है। यह एक दोहरे फीड पटाखा परिसर संचालित करता है जिसका अर्थ है कि ये एथिलीन, प्रोपिलीन और अन्य पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन करने के लिए नेफ्था और ईथेन दोनों को संसाधित कर सकता है। जो ओएनजीसी भारत के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल संयंत्रों में से एक है। अब हम देखते हैं कि ईथेन जो है वो वाहक की आवश्यकता आखिर क्यों है। तो ओएनजीसी ने मई 2028 से प्रति वर्ष 800,000 टन ईथेन आयात करने की योजना बनाई है। ईथेन भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। बहुत बड़ी ईथेन वाहक जो हैं वो यह सुनिश्चित करेंगे कि ईथेन जो है वो विश्वसनीय और दीर्घकालिक परिवहन हो सके, स्टॉक शिपिंग बाजारों पर निर्भरता में कमी हो, रसद लागत पर बेहतर नियंत्रण हो। ओएनजीसी जो है संधि का महत्व क्या निकलेगा? तो भारत के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में यह जो है वो सुरक्षित दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। प्लास्टिक और रसायन निर्माण के लिए भी आवश्यक हो जाती है। वैश्विक फीड स्टॉक मूल अस्थिरता की भेद्यता को भी कम करती है और मेक इन इंडिया के तहत पेट्रोकेमिकल हब बनाने के भारत के प्रयासों को जो है वो मजबूत करेगी। बुनियादी ढांचे और शिपिंग की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ईथेन लॉजिस्टिक में भारतीय भागीदारी को बढ़ावा देता है। क्रायोजेनिक शिपिंग एक उच्च तकनीकी क्षेत्र में तकनीकी जानकारी और क्षमता निर्माण का कारण बनेगा। और भारत जापान संबंध की बात करें तो जापान की सामरिक और आर्थिक सहयोग को भी मजबूती मिलेगी और ऊर्जा, शिपिंग और बुनियादी ढांचे में भविष्य के संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करेगा। आई होप आज के न्यूज़पेपर के हमने जितने भी आर्टिकल्स हैं वो बहुत अच्छे से कवर किए हैं। मैंने बताया कि कैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन उठ के आए हैं और कैसे आपको करंट को अपने एग्जाम से रिलेट करके पढ़ना है। तो आज मैं अपने PDF कार्यकर्ता जो है जिन्होंने बनाई, दीपक सर को मैं धन्यवाद बोलूँगी। उन्होंने इतनी अच्छी PDF बनाई, आप भी उनको धन्यवाद बोलें। और इतने अच्छे से मैंने आप लोगों को ये टॉपिक सारे करवा दिए। बहुत ही कम समय में हम बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर का एनालिसिस, साथ में उनको प्रीलिम्स क्वेश्चन से रिलेट करके समझाना कोई आसान बात नहीं होती है। और साथ में उनको GS पेपर से भी रिलेट कर देना कि कैसे पेपर में ये टॉपिक्स हैं, किस पेपर से रिलेटेड हैं, किस में कैसे पूछे जाएंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसमें आप सभी का भी योगदान है। आप सभी इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा ये लेक्चर लगता है, तो मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। देखो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। अपने दोस्तों से भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब कर इसको बढ़ावा दें, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। और कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बताएं। और आज का क्वेश्चन है प्रीलिम्स क्वेश्चन, आपको दिया जाता है कि आपको पॉलिटी का क्वेश्चन बताना है कि संयुक्त बैठक किस संविधान के किस अनुच्छेद में है और साथ ही आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं। जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, ध्यान से दें। चलिए तो आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त